आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल हिंदी साहित्य क्लासेस में। और आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे हैं और आपकी तैयारी आने वाले परीक्षाओं के लिए बहुत अच्छे से चल रही है। आज का हमारा प्रैक्टिस सेट है 19। आज के प्रैक्टिस सेट में हम 70 प्लस महत्वपूर्ण क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। टॉपिक है हमारा छायावाद। जो कल की क्लास में जो है मैंने आप लोगों को छायावाद टॉपिक पढ़ाया था, उसी से संबंधित जो है आज के प्रैक्टिस सेट में हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आशा करती हूँ आप लोगों ने क्लास को पढ़ा होगा, देखा होगा। तो ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और जो भी भाई बहन मेरे चैनल पे नए हैं उनसे निवेदन है क्लास को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आने वाला हर वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच जाए और अपनी तैयारी को आप बेहतर बना सकें। ठीक है, चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, छायावादी कविता कुरीरी के प्रति किसकी रचना है। आपको बताना है छायावादी कविता कुरीरी के प्रति किसकी रचना है। जयशंकर प्रसाद, निराला, महादेवी वर्मा या मुकुटधर पांडे। राइट आंसर क्या होगा, छायावादी कविता कुरीरी के प्रति किसकी रचना है। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा मुकुटधर पांडे। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। हिंदी में छायावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। राइट आंसर हो जाएगा मुकुटधर पांडे ने किया था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा था। आपको बताना है छायावाद को चित्रभाषा शैली किसने कहा था। राइट आंसर होगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह। छायावाद को स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह किसने कहा था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, जयशंकर प्रसाद ने, डॉक्टर नगेंद्र ने या डॉक्टर चतुर्वेदी ने। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी होगा। ठीक है ना, एक टाइपिंग मिस्टेक है यहाँ पे। राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र जो है हमारा सही जवाब है। आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ। ठीक है, आपको बताना है। क्वेश्चन थोड़ा छोटा करती हूँ और मैं अब देखते हैं। द्विवेदी युग की किस प्रवृत्ति के विद्रोह स्वरूप छायावाद का उदय हुआ या माना जाता है। ब्रजभाषा की काव्य रचना, राष्ट्रीय भाव की अतिरंजना, श्रृंगार भक्ति भावना या इतरविद्यात्मकता। राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पे श्रृंगार भी गलत है। ठीक है, ऐसे रहेगा श्रृंगार भक्ति भावना। राइट आंसर क्या होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। राइट आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है, इतिवृत्तात्मकता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न है, छायावाद काव्य प्रवृत्ति नहीं है। छायावाद की इनमें से कौन सी छायावाद की काव्य प्रवृत्ति नहीं है। आपको बताना है प्रकृति का सामान्य चित्रण, अभिव्यक्ति, आत्म अभिव्यक्ति की प्रधानता, प्रेम का उदात्त चित्रण, वेदना और निराशा की सघन व्यंजना। इनमें से कौन सी प्रवृत्ति छायावाद की नहीं है, आपको ये बताना है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है, प्रकृति का सामान्य चित्रण। ये गलत आंसर है, क्योंकि छायावादी कवियों ने जो है इसमें जो है प्रकृति का सामान्य चित्रण नहीं हुआ है, मतलब अधिक रूप में चित्रण हुआ है प्रकृति का छायावाद में। ठीक है ना, तो यहाँ पे सामान्य दिया है, इसलिए ये हमारा रॉन्ग आंसर है। ठीक है, ये नहीं है। बाकी तीनों जो है ये हमारा राइट है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था। आपको बताना है जयशंकर प्रसाद का आरंभिक उपनाम क्या था। कलाधर नाम था, है ना, इनका आरंभिक नाम कलाधर था। अगला प्रश्न है, छायावाद के 4 स्तंभों में कौन सम्मिलित नहीं है। आपको जो यहाँ पे आसानी से आप पहचान जाएंगे, मुक्तिबोध, है ना, मुक्तिबोध जो है 4 स्तंभों में नहीं माने जाते हैं। ऑप्शन ही मैंने ऐसा रख दिया है कि आसानी से पहचाना जा सकता है। छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन माने जाते हैं। आपको बताना है छायावाद के सर्वाधिक कटु आलोचक कौन माने जाते हैं। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। राइट आंसर होगा आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, छायावाद की निम्नलिखित विशेषताएं हो सकती हैं। इनमें से विशेषता दी गई हैं 4, इनमें से कौन सी विशेषताएं जो हैं छायावाद की हैं। विशेषण, विपर्य, स्वच्छंद भावावेश, मूर्त विधान, इतिवृत्तात्मकता।
इनमें से कौन सी विशेषता छायावाद की है? तो राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। ठीक है, ए बी सी हमारा राइट आंसर है। 1, 2, 3 हमारा राइट आंसर होगा। देखते हैं 1, 2, 3। ठीक है, ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, सन 1920 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका के जुलाई अंक में प्रकाशित मुकुटधर पांडे की वह कविता जो छायावाद युग की प्रथम कविता मानी जाती है वो कौन सी है? झरना, कुररी के प्रति, पल्लव, कुकुरमुत्ता। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुररी के प्रति। अगला प्रश्न देखेंगे, जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी मानी जाती है? आपको बताना है जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है। राइट आंसर हो जाएगा सावन पंचक। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन बी, सावन पंचक होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिकता का भान मेरे विचार से छायावाद का सर्वमान्य व्याख्या हो सकता है। ठीक है, उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? आपको ये बताना है। यहाँ पे आध्यात्मिकता होगा। क्वेश्चन टाइपिंग थोड़ा सा ना यहाँ पे मिस्टेक है, आध्यात्मिक छाया होगा। ठीक है, आध्यात्मिकता नहीं। एक मिनट, मैं क्वेश्चन फिर से पढ़ती हूँ। यहाँ पे क्वेश्चन है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया। ठीक है, छाया आध्यात्मिक छाया का भान मेरे विचार से छायावाद की सर्वप्रमुख व्याख्या हो सकती है। उपर्युक्त कथन किस आलोचक का है? ठीक है, राइट आंसर आप लोग बताएंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा नंद दुलारे वाजपेयी। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे, छायावाद की कालावधि क्या मानी गई है? छायावाद की समयावधि क्या मानी गई है या समय सीमा क्या मानी गई है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1918 से 1936 ईस्वी। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नगेंद्र के द्वारा छायावाद की कालावधि या समय सीमा क्या मानी गई है? आपको बताना है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है छायावाद की समय सीमा क्या मानी गई है। राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, सन 1918 से 1936 ईस्वी। सॉरी, 36 नहीं, 38 ईस्वी है ना, सन 1918 से 1938 ईस्वी। यहाँ पे आपको असंगत बताना है। जयशंकर प्रसाद को ब्रह्मा कहा जाता था, सुमित्रा नंदन पंत को विष्णु, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को महेश, या उपयुक्त सभी। आपको संगत बताना है, इनमें से कौन सा संगत है या कौन सा नहीं है, बताएंगे आप लोग राइट आंसर। राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता के संदर्भ में आपको असंगत बताना है। प्रभाकर माचवे, माखनलाल चतुर्वेदी, यानी छायावाद के प्रवर्तक और प्रस्तोता के संदर्भ में असंगत बताना है, यानी कि प्रभाकर माचवे ने किसको छायावाद का प्रवर्तक माना है या ईलाचंद जोशी ने किसको माना है ना, ये बताना है। ईलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है, डॉक्टर नामोर सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत को माना है, रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। आपको बताना है असंगत, इनमें असंगत कौन सा है, देख लेते हैं पहले संगत कौन सा है। प्रभाकर माचवे माखनलाल चतुर्वेदी को माना है छायावाद का प्रवर्तक, बिल्कुल सही है। ईलाचंद जोशी ने जयशंकर प्रसाद को माना है, बिल्कुल सही है। डॉक्टर नामोर सिंह ने सुमित्रा नंदन पंत को माना है, ये रॉन्ग है। सुमित्रा नंदन पंत को डॉक्टर नामोर सिंह ने नहीं माना है, नंद दुलारे वाजपेयी ने माना है। ठीक है, यहाँ पे जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी,
डॉक्टर नामवर सिंह जो है सुमित्रानंद को नहीं मानते हैं। सुमित्रानंद पंत को जिसने माना है नंद दुलारे वाजपेयी हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने मैथिली शरण गुप्त और मुकुटधर पांडे को माना है। ये बिल्कुल हमारा सही जवाब है। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन सी होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, कौन से कवि छायावाद के चतुष्टय में नहीं आते हैं? आपको बताना है कौन से कवि छायावाद के चतुष्टय में नहीं आते हैं। जयशंकर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, सुमित्रानंदन पंत या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा रामकुमार वर्मा। रामकुमार वर्मा नहीं आते हैं, यहाँ पे महादेवी वर्मा होना चाहिए। ठीक है, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा ये छायावाद के चतुष्टय में गिने जाते हैं। और वर्मा तरी में कौन कौन माने जाते हैं आप लोग ध्यान रखेंगे। रामकुमार वर्मा, महादेवी वर्मा और कौन है, भगवती चरण वर्मा। ठीक है, ये 3 लोग माने जाते हैं। आगे बढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता का नाम बताइए। जयशंकर प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? उर्वशी, प्रेम पथिक, प्रथम प्रभात या कानन कुसुम। राइट आंसर हो जाएगा प्रथम प्रभात। जयशंकर प्रसाद की प्रथम कविता कौन सी है? तो प्रथम प्रभात। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? आपको बताना है खड़ी बोली में जयशंकर प्रसाद की प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? कानन कुसुम, झरना, आंसू या उर्वशी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा कानन कुसुम। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित छायावादी कवियों के जन्म के संदर्भ में असंगत बताना है। कवियों रहेगा यहाँ पे, कड़ियों हो गया है ना। एक्चुअली क्या है ना, मैं क्वेश्चन लिखती हूँ तो उसमें फिर उसको कन्वर्ट करके टाइप करना जो है तो उसमें थोड़े से मिस्टेक हो जाता है ना। यहाँ पे कवियों होगा। निम्नलिखित छायावादी कवियों के जन्म के संदर्भ में आपको संगत बताना है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म 1899 ईस्वी, सुमित्रानंदन पंत का जन्म 1900 ईस्वी, जयशंकर प्रसाद का जन्म 1889 ईस्वी या उपयुक्त सभी। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। ये उपयुक्त सभी जो है सही है बिल्कुल ना, तीनों ऑप्शन हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। सॉरी, यहाँ पे मैंने तीनों ऑप्शन राइट बोला। राइट आंसर हमारा ऑप्शन डी होगा, यानी तीनों का जन्म जो है बिल्कुल सही दिया हुआ है। आगे बढ़ेंगे। छायावाद की प्रथम रचना बताना है आपको। छायावाद की प्रथम रचना कौन सी है? झरना, आंसू, उर्वशी, प्रेमराज। छायावाद की प्रथम रचना झरना को माना जाता है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद कृत आंसू जिसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है उसमें कितने छंद हैं? उसमें कितने छंद हैं? जयशंकर प्रसाद की रचना आंसू जिसे हिंदी का मेघदूत कहा जाता है उसमें कितने छंद हैं? राइट आंसर होगा 131 छंद हैं। ध्यान रखेंगे आप लोग क्वेश्चन को। आंसू में 131 छंद हैं। अगला प्रश्न है, ब्रज भाषा में रचित सभी कविताएं जयशंकर प्रसाद के किस रचना में संकलित हैं? आपको बताना है ब्रज भाषा में रचित सभी कविताएं जयशंकर प्रसाद के किस रचना में संकलित हैं? प्रेम पथिक में, झरना में, आंसू में या चित्राधार में। राइट आंसर हो जाएगा चित्राधार। सभी रचनाएं जो हैं इनकी जो ब्रजभाषा में लिखी गई हैं वो किसमें शामिल हैं? तो चित्राधार में। अगला प्रश्न है, आचार्य शांतिप्रिय द्विवेदी ने किस रचना को छायावाद का उपनिषद कहा है? किस रचना को नंदुलारे शांतिप्रिय द्विवेदी ने छायावाद का उपनिषद कहा है? आंसू को, कामायनी को, परिमल को या झरना को। राइट आंसर क्या होगा? तो राइट आंसर होगा कामायनी, है ना। कामायनी को इन्होंने छायावाद का उपनिषद कहा है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है? आपको बताना है किस कवि को प्रेम और सौंदर्य का कवि कहा जाता है।
राइट आंसर होगा जयशंकर प्रसाद को। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन रचना अनामिका जिसका फिर से पढ़ती हूँ मैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना अनामिका जो द्वितीय संस्करण है, जो अनामिका रचना है उसका द्वितीय संस्करण कब आया था? 1938 ईस्वी में। इसमें जो है संकलित नहीं है। कौन सी ऐसी रचना है जो अनामिका के द्वितीय संस्करण में संकलित नहीं है, ये बताना है। प्रेयसी, सच है, सरोज स्मृति या बादल राग। स्मृति यहाँ पे है ना, स्मृति यहाँ पे होगा। स्मृति, सरोज स्मृति या बादल राग। ओहो, इतना टाइपिंग मिस्टेक है, माफ़ी चाहती हूँ आप लोगों से। बादल राग, यहाँ पे बादल राग रहेगा। ठीक है, राइट आंसर बताएंगे आप लोग। राइट आंसर हो जाएगा बादल राग। ठीक है ना, बादल राग हमारा सही जवाब। बादल राग जो रचना है वो अनामिका में संकलित नहीं है, परिमल में संकलित है। ध्यान रखेंगे, परिमल में संकलित है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? हिंदी में मुक्त छंद के प्रवर्तक किसे माना जाता है? राइट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, मनुष्य की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, निराला के किस रचना की भूमिका में लिखा गया है? मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है, निराला की किस रचना की भूमिका में लिखा गया है? राम की शक्ति पूजा, तुलसीदास, बादल राग या परिमल। राइट आंसर हो जाएगा परिमल। ठीक है, परिमल की भूमिका में ये लिखा गया है। 1 मिनट 20 सेकेंड आप लोग होल्ड करेंगे। मैं नेट बंद कर दूं, नहीं तो किसी ना किसी का फ़ोन आ जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निराला कृत राम की शक्ति पूजा महाकाव्य का उपजीव ग्रंथ कौन सा है? राम की रचना जो है, निराला की जो रचना है राम की शक्ति पूजा, उसका उपजीव ग्रंथ आपको बताना है। कृतिवास रामायण है, वाल्मीकि रामायण है, आर्ष रामायण है या कंब रामायण है। राइट आंसर हो जाएगा कृतिवास रामायण। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। असंगत युग्म छांटिए। असंगत युग्म बताना है। पंथ, स्वर्ण किरण, महादेवी वर्मा, सांध्य गीत, निराला, प्रेम पथिक, प्रसाद लहर। आपको इसमें से असंगत बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेम पथिक निराला का नहीं है। किसका है? जयशंकर प्रसाद का। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस कवि को अंकुट एवं वयस्क, श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति का कवि कहा जाता है? आपको बताना है किस कवि को अंकुट एवं वयस्क, श्रृंगार, दृष्टि तथा तृप्ति का कवि कहा जाता है। निराला को कहा जाता है। निराला को, पंत को, रामकुमार वर्मा को या जयशंकर प्रसाद को? राइट आंसर होगा इसका जयशंकर प्रसाद। अकुंठ एवं वयस्क, श्रृंगार, दृष्टि के दिन तृतीय के कवि किसे कहा जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद को। आगे बढ़ेंगे। इस पे मुझे डाउट हो रहा है ना, यहाँ पे मैं इसका राइट आंसर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में मैं कंफर्म कर दूंगी, लेकिन मुझे अभी जो याद आ रहा है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद। ठीक है,
अगर आप लोग देखते हैं तो आप लोग बताइएगा कमेंट के माध्यम से, ठीक है। इसका मुझे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है यहाँ पे। अगला प्रश्न है कमाइनी के संदर्भ में असंगत कथन बताइए। अगला प्रश्न है कमाइनी के संदर्भ में असंगत बताना है आपको कि कमाइनी को किस आचार्य ने क्या कहा है। देखते हैं। कमाइनी एक रूपक है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। कमाइनी एक फैंटेसी काव्य है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने कहा है। कमाइनी एक असफल कृति है, इंद्रनाथ मदान ने कहा है। कमाइनी एक कंपोजिशन है, रामस्वरूप चतुर्वेदी ने कहा है। ठीक है, आपको इसमें असंगत बताना है। राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। कमाइनी एक फैंटेसी है, डॉक्टर बच्चन सिंह ने नहीं कहा था इसको जो है। राइट आंसर हमारा कमाइनी एक फैंटेसी काव्य है, बच्चन सिंह ने नहीं कहा था। ठीक है, राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा। मुक्तिबोध ने कहा था, मुक्तिबोध ने, यह कथन जो है मुक्तिबोध का है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद के किस रचना में प्रकृति विषयक, भक्ति विषयक और प्रेम विषयक कविताएं संकलित हैं? कानन कुसुम में, चित्राधार में, पराग में या झरना में? राइट आंसर हो जाएगा कानन कुसुम। सही जवाब होगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है झरना में कितनी कविताएं संकलित हैं? आपको बताना है जयशंकर प्रसाद की रचना जो है झरना, उसमें कितनी कविताएं संकलित हैं। राइट आंसर होगा 55। 55 कविताएं संकलित हैं। अगला प्रश्न है निराला के किस रचना में छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व विद्यमान हैं? कुकुरमुत्ता में, परिमल में, अनामिका में, सरोज स्मृति में? राइट आंसर क्या होगा? निराला के किस रचना में छायावाद के साथ साथ प्रगतिवाद के तत्व भी विद्यमान हैं? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा परिमल रचना में। ठीक है, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है किस समीक्षक ने छायावाद को तत्कालीन काव्य की संपूर्ण विशेषताओं की व्यंजना में असमर्थ समझकर उसे स्थान पर स्वच्छंदतावाद शब्द का प्रयोग अधिक सार्थक माना है? डॉक्टर नामोर सिंह ने, डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने, बच्चन सिंह ने या वासुदेव सिंह ने? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारा सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है जयशंकर प्रसाद की वह लंबी कविता कौन सी है जिसे आज की नई कविता के खंड काव्यों का नींव माना जाता है? अयोध्या का उद्धार है, वन मिलन है, प्रेम राज है या महाराणा का महत्व है? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराणा का महत्व। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी का प्रथम गीत नाट्य कौन सा है? करुणालय, प्रेम पथिक, अंधा युग, पेशोलों की प्रतिध्वनि? राइट आंसर हो जाएगा करुणालय। आसान क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ेंगे। जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कमाइनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण कहा गया है? जयशंकर प्रसाद के किस काव्य ग्रंथ को कमाइनी की श्रद्धा का पूर्व संस्करण माना गया है? प्रेम पथिक, उर्वशी को, अशोक की चिंता या आंसू? राइट आंसर हो जाएगा उर्वशी को। अगला प्रश्न है कमाइनी के सर्गों का सही अनुक्रम बताना है। कमाइनी में कुल 15 सर्ग हैं। यहाँ पे आपको बताना है सर्गों का सही क्रम क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा पहले चिंता, फिर आशा, श्रद्धा, काम, वासना। ठीक है, राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए होगा। आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे सुमेलित करना है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है। ठीक है, आपको बताना है कौन सी रचना
महाकाव्य है, खंड काव्य है, गीति काव्य है, ये हमें बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या होगा देखेंगे। लहर, लहर क्या है? लहर रचना जो है यह एक गीति काव्य है। लहर जो रचना है वो गीति काव्य है, 4 हो जाएगा। आंसू, आंसू जो है वो खंड काव्य है ना, आंसू खंड काव्य है, आंसू खंड काव्य है, 3 होगा यहाँ पे। कामायनी महाकाव्य है, 2 हो जाएगा। उर्वशी, उर्वशी चंपू काव्य है ना, उर्वशी चंपू काव्य है। तो राइट आंसर हमारा होगा 4 3 2 1। देखेंगे नीचे दिया गया है 4 3 2 1, 4 3 2 1, राइट आंसर हमारा ए होगा। आगे बढ़ेंगे। लहर में लंबी कविताएं कितनी हैं? लहर रचना में कितनी लंबी कविताओं का संकलन है? 2, 4, 6 या 8? राइट आंसर होगा 4। लहर रचना में 4 कविताएं, 4 लंबी कविताएं संकलित हैं। अगला प्रश्न है, प्रसादकृत प्रलय की छाया की विषय वस्तु के केंद्र में है। आपको बताना है जयशंकर प्रसाद की जो रचना है प्रलय की छाया, उसकी विषय वस्तु के केंद्र में इनमें से कौन सा आएगा? महाराणा प्रताप का पराभव, पद्मिनी का अग्निदाह, रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व या जल प्रलय? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, रानी कमलावती का मानसिक द्वंद्व। अगला प्रश्न देखेंगे। लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? लहर में संकलित, वहाँ पे मैंने पूछा था क्वेश्चन, वहाँ पे पिछले जो मैंने अभी पढ़ा क्वेश्चन उसमें दिया था लहर में कितनी संकलित, लहर जो रचना है उसमें कितनी लंबी कविताएं संकलित हैं? तो 4। यहाँ पे प्रश्न है कि लहर में संकलित सबसे लंबी कविता कौन सी है? तो राइट आंसर हो जाएगा प्रलय की छाया। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता, हिंसा को निंदनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे। प्रसाद की किस कृति में यज्ञ की क्रूरता को निंदनीय और घृणित बताते हुए मनुष्य का वास्तविक धर्म मानवता बताया गया है? राइट आंसर क्या होगा? वो रचना कौन सी है? तो करुणालय है। ठीक है, राइट आंसर हमारा ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं का प्रकाशन वर्ष का सही अनुक्रम बताना है। आपको बताना है सही अनुक्रम क्या होगा। जयशंकर प्रसाद की रचनाओं के प्रकाशन का सही अनुक्रम क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, झरना, आंसू, लहर और कमायनी। प्रकाशन वर्ष है झरना का 1918, आंसू 1925, लहर 1933 और कमायनी 1935। कहीं कहीं 36 भी आपको मिलेगा देखने को, लेकिन जो राइट आंसर होगा, जो मान्य है, वो 1935 ही है। कमायनी के किन सर्गों में पूंजीवाद सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत है? कमायनी के किन सर्गों में पूंजीवाद सभ्यता और वर्ग संघर्ष का संकेत माना गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, सपना और संघर्ष। स्वप्न और संघर्ष, सपना नहीं होगा, स्वप्न होगा यहाँ पे। ठीक है, मैं ऐसे लिख देती हूँ, स्वप्न और संघर्ष। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की अभिव्यक्ति का स्वर प्रमुख माध्यम रहा है। आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत की अभिव्यक्ति का स्वर प्रमुख माध्यम इनमें से क्या रहा है? गीति काव्य, खंड काव्य, गीति नाट्य या प्रबंध काव्य? राइट आंसर हो जाएगा गीति काव्य। ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी है? आपको बताना है सुमित्रा नंदन पंत की पहली कविता कौन सी है।
राइट आंसर होगा गिरजे का घंटा, ऑप्शन डी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न है, पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति का चित्रशाला कहा गया है? पंत जी के किस काव्य ग्रंथ को प्रकृति का चित्रशाला कहा गया है? राइट आंसर हो जाएगा पल्लव को, ऑप्शन ए हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सुमित्रा नंदन पंत किस काव्य कृति के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे? चिदंबरा, लोकायतन, काला और बूढ़ा चाँद और पल्लव। राइट आंसर क्या होगा? ज्ञानपीठ पुरस्कार इनको किस रचना पे दिया गया था? चिदंबरा पे। राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। सुमित्रा नंदन पंत की वह कृति जिसके लिए इन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वह रचना कौन सी है? वो रचना है, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है ना। चिदंबरा तो नहीं होगा। सुमित्रा नंदन पंत की वह कृति जिसके लिए उन्हें सोवियत लैंड पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, वो रचना है, ये चारों ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। लोकायतन सही होगा। सही जवाब हमारा लोकायतन होगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, लोकायतन किस प्रकार की रचना है? आपको बताना है लोकायतन किस प्रकार की रचना है, तो यह एक प्रबंध काव्य है। राइट आंसर हमारा डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है? भावी पत्नी के प्रति कविता के रचयिता कौन है? राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत, ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित रचनाएं इनमें से कौन सी हैं? इनमें से कौन सी ऐसी रचना है जो मार्क्सवादी दर्शन से प्रभावित है? युगवाणी और ग्राम्या। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, युगवाणी और ग्राम्या। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। प्रकाशन काल की दृष्टि से सही अनुक्रम बताना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वीणा, पहले वीणा, फिर पल्लव, गुंजन, ग्राम्या और रजत शिखर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हिंदी में नवचेतनावाद के प्रचारक कौन है? हिंदी में नवचेतनावाद के प्रचारक कौन है? राइट आंसर होगा सुमित्रा नंदन पंत। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा गया है? संपूर्ण छायावादी काव्य की एक उत्कृष्ट उपलब्धि किसे कहा गया है? अनामिका को, राम की शक्ति पूजा को, तुलसीदास को या परिमल को? राइट आंसर बताएंगे आप लोग। राम की शक्ति पूजा, राइट आंसर हो जाएगा राम की शक्ति पूजा को। अगला प्रश्न देखेंगे। हिंदी साहित्य में महाप्राण शब्द किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? हिंदी साहित्य में महाप्राण किसको कहा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को। राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। निराला जी के किस काव्य ग्रंथ की भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखा था? निराला की ऐसी कौन सी रचना है जिसका भूमिका जयशंकर प्रसाद ने लिखा था? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा गीतिका। राइट आंसर होगा गीतिका। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, सन 1949 में उत्तर प्रदेश सरकार ने निराला को किस काव्य ग्रंथ के लिए 2100 पुरस्कार से सम्मानित किया था? तुलसीदास, नए पत्ते, अपरा और आराधना। राइट आंसर इनमें से क्या होगा? किस रचना पे इनको 2100 पुरस्कार मिला था? तो अपरा रचना पे मिला था, ठीक है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, अपरा। अगला प्रश्न देखेंगे। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता में नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? क्वेश्चन नंबर 63। आधुनिकता, समसामयिकता, स्वच्छंदता और बौद्धिकता के नए कवियों का गोरखनाथ किसे कहा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को कहा गया है। राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। अगला प्रश्न देखेंगे। निराला की किस कृति में अद्वैतवाद का प्रतिपादन है?
निराला की किस रचना में अद्वैतवाद का प्रतिपादन देखने को मिलता है? पंचवटी प्रसंग। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पंचवटी प्रसंग। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निराला की तुम और मैं कविता में प्रेम संबंधी गीत है, निर्गुण विचारधारा का प्रभाव है, शोषित वर्ग की कटु आलोचना है, या सर्वहारा वर्ग के प्रति असहानुभूति है? राइट आंसर क्या होगा? निराला की जो रचना है तुम और मैं कविता में, इनमें से क्या शामिल है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, निर्गुण विचारधारा का प्रभाव। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, निराला कृत तुलसीदास है मुक्त काव्य, गीति काव्य, खंड काव्य, चंपू काव्य? राइट आंसर क्या होगा? थोड़ा सा मैं पानी पी लूँ। चलिए, राइट आंसर होगा इसका खंड काव्य। ठीक है, खंड काव्य हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निराला के किस काव्य ग्रंथ में गजलें भी हैं? ऐसी कौन सी रचना है निराला की जिसमें गजलें भी शामिल हैं? राइट आंसर हो जाएगा बेला रचना में। अगला प्रश्न देखेंगे, आर्थिक विषमता को उद्घाटित करने वाली रचना कौन सी है? इनमें से कौन सी रचना है जो आर्थिक विषमता को उद्घाटित करती है? भिक्षु, तोड़ती पत्थर, विधवा या अपरा? राइट आंसर हो जाएगा तोड़ती पत्थर। ऑप्शन बी हमारा सही जवाब है। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है, बेला में, अपरा में, नए पत्ते में या अनामिका में? ये वो क्वेश्चन है जो पूछने की संभावना है, पूछी जाएंगी, इसलिए मैंने इन क्वेश्चन को लिया है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? निराला की वह रचना जिसमें दलितों की दयनीय दशा का चित्रण हुआ है। राइट आंसर हो जाएगा नए पत्ते। राइट आंसर हमारा सी होगा, नए पत्ते। आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है, निराला की अंतिम काव्य ग्रंथ जो उनकी मृत्यु के उपरांत 1969 में प्रकाशित हुआ था, इनमें से कौन सी रचना है जो निराला के मृत्यु के बाद जो है प्रकाशित हुआ था 1969 ईस्वी में? वो कौन सी रचना है? राइट आंसर होगा सांध्यकली। ठीक है, सांध्यकली इनके मृत्यु के बाद प्रकाशित हुआ था। आगे बढ़ेंगे। सजल गीतों की गायिका और आधुनिक युग की मीरा की संज्ञा किसे दिया जाता है? तो महादेवी वर्मा को। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, महादेवी वर्मा की खड़ी बोली में रचित कविता कौन सी है? प्रथम कविता कौन सी है? महादेवी की खड़ी बोली में रचित प्रथम कविता का नाम बताएंगे। दिया। राइट आंसर होगा दिया, है ना। खड़ी बोली में रचित जो पहली कविता है इनकी दिया है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा की बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना कौन सी है? इनमें से कौन सी रचना जो बौद्ध दर्शन से प्रभावित है? रश्मि रचना जो है महादेवी की रचना है, महादेवी वर्मा की, जो बौद्ध दर्शन से प्रभावित रचना मानी जाती है। अगला प्रश्न है, महादेवी वर्मा जी की जीवनानुभूति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में है? आपको बताना है महादेवी वर्मा की जीवन अनुभूति की अभिव्यक्ति किस ग्रंथ में किया गया है? सांध्य गीत, रश्मि, नीरजा या दीपशिखा? राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा सांध्य गीत में। ठीक है, सांध्य गीत जो है हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, यामा के लिए महादेवी वर्मा को सन 1982 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? किस पुरस्कार से जो है सम्मानित किया गया था? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार से, है ना। राइट आंसर हमारा बी होगा। अगला प्रश्न है, प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम बताइए।
प्रकाशन काल की दृष्टि से महादेवी वर्मा की रचनाओं का सही अनुक्रम बताना है आपको। राइट आंसर सी होगा, पहले निहार, फिर रश्मि, नीरजा, सांध्य गीत। ठीक है, निहार का जो प्रकाशन वर्ष है 1930 है, 1930। रश्मि 32 है, नीरजा 35, नीरजा जो है 1935। सांध्य गीत 1936। ठीक है, तो राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा, 30, 32, 35, 36। चलिए अब जो है प्रश्न यहाँ पे समाप्त होते हैं। आशा करती हूँ आपको क्लास पसंद आई है, प्रश्न अच्छे लगे होंगे, आपने नोट कर लिया होगा जो आपको प्रश्न नहीं पता होगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपना ख्याल रखिएगा और पढ़ते रहिएगा।